मेरे देशवासियों, भारत के नागरिकों और विशेषतः इस रामटेक पार्लियामेंट में जो नागरिक है वो जो आज यहाँ उपस्थित हुए इस उद्बोधन सभा में 16वीं लोकसभा के मेरे भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम मैं क्षमा चाहूँगा कि मुझे आने में थोड़ा लेट हुआ, क्योंकि बुल्ढाना पार्लियामेंट की प्रचार सभा करके मैं निकला हूँ दोपहर में, इसलिए आने में लेट हुआ है। अन्यथा मैं लगभग आधा पौन घंटा और पहले यहाँ पहुँच सकता था। ये जो चुनाव हो रहा है देश के अंदर, ये चुनाव बेसिकली मैं समझता हूँ कि 2014 का जो ये 16वां लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, ये देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। किस लिए महत्वपूर्ण है? ये चुनाव बेसिकली आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर है कि किस तरह का भारत हमें बनाना है, किस तरह का भारत हमें 21वीं सदी में चाहिए। हमारा संविधान जो दुनिया में सबसे महान है, सबसे बेस्ट है, वो 4 स्वर्णिम सिद्धांतों की बात करता है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, और साथ में मानवतावाद की भी बात करता है। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज को अगर हम देखें, भारत का संविधान समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और मानवतावाद की बात करता है। देश को आज़ाद हुए 65 साल से ऊपर हो गए। इस देश में वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज ने, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उन्होंने इस देश में सेंटर और स्टेट्स में रूल किया। लेकिन भारत के आज़ादी के 65 साल बाद हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि दुनिया में 192 देशों में, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हम बात करें, मानव विकास सूचकांक की बात करें, तो दुनिया के 192 देशों में भारत का नंबर 134वें नंबर पर है। स्त्री पुरुष समानता के सूचकांक में भारत का नंबर 129वें नंबर पर है। एजुकेशन फॉर ऑल के इंडेक्स में, सबको शिक्षा मिले, दुनिया में हम 107वें नंबर पर हैं। भूखमरी, कुपोषण, इसके मायने में हम दुनिया में 94 नंबर पर है, 94th नंबर पर है। आज भी दुनिया के 1/3 गरीब और 1/3 असाक्षर आज भी भारत में रहते हैं। इस मामले में हमारी हालत साउथ अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से भी बदतर है। भारत में जो भारत सरकार गरीबी का आंकड़ा देती है, क्योंकि भारत सरकार के मंत्री तो एक से एक नमूने हैं, एक नमूना आपने भी भेजा है, तो भारत सरकार जो गरीबी का आंकड़ा देती है कि हमारे देश में 29-30% है, लेकिन अगर हम मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी के स्टैटिस्टिक्स को देखें तो भारत के कुल 53.6% लोग आज भी मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी के शिकार हैं। 21 करोड़ लोग हमारे देश के आज भी उनको एक समय का खाना उपलब्ध नहीं होता, उसके बगैर उन्हें जो है वो भूखे सोना पड़ता है। और आज भी भारत के आधे लोगों को खुले में टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है, खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। जहां भारत का ये हाल है दुनिया के अंदर, और भारत के अंदर चाहे यूपीए की गवर्नमेंट हो, कांग्रेस की, या एनडीए की गवर्नमेंट हो, बीजेपी की, वो ये कहते रहे कि हम भारत के अंदर आर्थिक विकास कर रहे हैं। अब एक
नए तरह का पिक्चर दिखाया जा रहा है इस देश में कि गुजरात ने बहुत प्रोग्रेस कर लिया और एक ही ऐसा इंसान है जो इंडिया को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, मानव विकास सूचकांक में, भारत के 28 राज्यों में अभी तेलंगाना बनने का 29वां, गुजरात 11वें नंबर पर है। किसके पास कितनी इनकम है, कितनी आमदनी है? तो रूरल गुजरात यानी जो गांव में जो गुजराती है वो 8वें नंबर पर है, 9वें नंबर पर है, और शहर के जो गुजराती है वो 8वें नंबर पर है। बाकी अगर इंडिकेटर्स की मैं बात करूं, चाहे शिक्षा है, चाहे रोड है, चाहे पानी है, चाहे सैनिटेशन है, चाहे पावर्टी है, तो गुजरात 14वें नंबर पर है। मानव विकास सूचकांक में महाराष्ट्र आज भी मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स में नंबर 1 पर है और भारत में केरला नंबर 1 पर है। लेकिन इस तरह का पिक्चर देश में दिखाया जा रहा है कि गुजरात में बहुत डेवलपमेंट हो गया, वो अभी 11वें नंबर पर है, 14वें नंबर पर है। और भारत के अंदर एक तरह का डिस्कोर्स स्टार्ट किया गया। क्या डिस्कोर्स इस देश में चल रहा है? जो टेलीविजन के ऊपर चलाया जा रहा है, टेलीविजन से कैंपेन चलाया जा रहा है, लोगों के बीच नहीं, फोटो खींच खींच के टेलीविजन के ऊपर, टीआरपी के फाइनेंस को मैनेज करके, कि हिंदुत्ववाद से सारे देश का निर्माण हो जाएगा। अब मैं आरएसएस और बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर हिंदुत्ववाद से भारत का निर्माण हो सकता है, अगर हिंदुत्ववाद इतना ग्रेट है, तो दुनिया में बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम क्यों, दुनिया में हिंदुत्ववाद को कोई क्यों नहीं मानता? इसका जवाब मैं भागवत और मोदी से आज ओपनली स्टेज से पूछ रहा हूं। और उड़ीसा के अंदर गया, छत्तीसगढ़ के अंदर गया, महाराष्ट्र में आया, भी मध्य प्रदेश में जा रहा हूं, तो मोदी, राहुल गांधी और केजरीवाल तीनों को चैलेंज किया पब्लिकली मीडिया के अंदर में। किस आधार पे चैलेंज किया? आज फिर चैलेंज कर रहा हूं। मोदी, राहुल गांधी और केजरीवाल को, तीनों को एक साथ चैलेंज कर रहा हूं। वो आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं, विजय मानकर उनको पब्लिकली चैलेंज कर रहा है कि आपके पास ये देश चलाने का नजरिया और नीति दोनों नहीं है, और अगर आपके पास देश चलाने का नजरिया और नीति है तो 1 घंटे के लिए टेलीविजन के ऊपर इंडिया के अंदर विजय मानकर के अंदर आ जाओ। 1 घंटे के अंदर देश के लोगों को और दुनिया के लोगों को पता चल जाएगा कि इस देश के अंदर किसके पास नजरिया और नीति। लेकिन टेलीविजन चैनल वाले आजकल बगैर पैसे के कुछ दिखाते नहीं, और इसलिए जो है 10-10 चैनल वाले लोग आए रायपुर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है, 10 चैनल के लोग आए, ओपनली कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त होने के बाद टेलीविजन वालों ने ब्रॉडकास्ट तो नहीं किया, लोकल लेवल पे किया, लेकिन प्रेस वाले आपस में चर्चा करने लगे। क्या चर्चा करने लगे? चर्चा करने लगे, यार मानकर सर का क्या लेवल है, ये व्यक्ति की सोच तो भारत में, आज भारत और दुनिया में इस व्यक्ति की जैसी सोच नहीं। कहीं गलती से मोदी, राहुल गांधी और केजरीवाल विजय मानकर के आ गए तो उनका क्या हाल होगा? ये प्रेस वाले जो है चर्चा करेंगे। तो लेकिन हीरोइन की तरह चेहरा चमका चमका के टेलीविजन पे कैंपेन किया जा रहा है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस चुनाव के बाद, इन माय कैपेसिटी एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया, इस देश की चुनावी व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और तमाम एमपीज, एमएलएस को एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट जो है वो पिटीशन करने वाला हूं। भारत के अंदर अमेरिका के चुनाव के बराबर पैसा खर्चा हो रहा है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका से 14 गुना पीछे है। अमेरिका का जीडीपी
भारत से 14 गुना ज्यादा है। अगर हमारे पास 1 लाख रुपया है तो उनके पास 14 लाख रुपया है। लेकिन भारत का और अमेरिका का खर्चा चुनाव में लगभग बराबर हो रहा है। अब भारत में 30,000 करोड़ एक्सपेंडिचर हो रहा है, अमेरिका में 40-42 हजार करोड़ रुपया हो रहा है। इसलिए इस देश से अगर पॉलिटिक्स से पैसे को एलिमिनेट करना है तो स्टेट इलेक्टोरल फंडिंग को लाना पड़ेगा। भारत के बजट से चुनाव के लिए जितने रजिस्टर्ड पार्टीज के उम्मीदवार हैं उनको पैसा दिया जाना चाहिए और उसके ऊपर जो भी उम्मीदवार और पार्टी पैसा खर्चा करती है उनको चुनाव से डिबार कर देना चाहिए। जब तक भारत में ये नहीं होगा, इस देश के सच्चे लोग और गरीब लोग जो है वो पार्लियामेंट और असेंबली में नहीं जाएंगे। और ये जन आंदोलन अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया शुरू करने वाली है। लेकिन भारत के विषय में मैं अगर कहूं तो भारत की क्या मूल समस्या है? भारत की मूल समस्या टेररिज्म नहीं, भारत की मूल समस्या नक्सलिज्म नहीं, भारत की मूल समस्या इंडिया पाकिस्तान टेंशन नहीं, इंडिया चाइना टेंशन नहीं। अरे इंडिया पाकिस्तान की तो लड़ाई हो नहीं सकती अभी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल लड़ने नहीं देगा दोनों को, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार है। लेकिन इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो देश के लोगों को गुमराह करते हैं। क्या भारत की बेसिक समस्या है? बाबा साहब अंबेडकर पहले बुद्धिजीवी है दुनिया के, देश के नहीं, दुनिया के पहले बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित किया भारत का। And what did Dr. Ambedkar said when he said that war is the mother of all problems of India? कि भारत की तमाम समस्याओं का जो मूल कारण है वो है जाति, और अब आ गया है जातीय पूंजीवाद, कास्ट एंड कास्ट कैपिटलिज्म। भारत का जो जीडीपी है वो 90 नंबर पर है दुनिया में, लेकिन भारत के लोगों के जेब में जो पैसा है उसमें हम 88 रैंक पर है, 88 रैंक पर है। लेकिन भारत के 5% लोगों के पास, भारत के 5% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है। भारत के 5% लोगों के पास 40% संपत्ति है और भारत के 60% लोगों के पास केवल 13% संपत्ति है। और ये जो मैं बात बोल रहा हूं ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये भारत सरकार की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट है, एनएसएसओ का स्टैटिस्टिक्स है, और संयुक्त राष्ट्र की यूएनडीपी की रिपोर्ट है, और वर्ल्ड बैंक के स्टैटिस्टिक्स। ये स्टैटिस्टिक्स से मैं आपको बात बता रहा हूं। ये सब तो भारत में 5% लोगों के पास 40% संपत्ति और 60% लोगों के पास केवल 13% संपत्ति। जब भारत में एलपीजी आया, मनमोहन मॉन्टेक मॉडल आया, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम there were only 1 billion US billionaires in India। यानी जब भारत में एलपीजी आया, मनमोहन सिंह और मॉन्टेक सिंह आलूवालिया ने जब नई आर्थिक नीति के नाम पे भारत के अंदर उदारीकरण किया, निजीकरण किया और भूमंडलीकरण की नीति को अडॉप्ट किया, उस समय 1999 में नीति 91 में आई, लेकिन 99 में केवल 6 लोग भारत में ऐसे थे जिनके पास 100 करोड़ रुपया था यूएस डॉलर्स में। लेकिन 2014 के स्टैटिस्टिक्स को हम देखते हैं तो ये 6 लोगों से बढ़कर भारत में 55 लोग ऐसे हो गए जिनके पास अब 100 करोड़ रुपया यूएस डॉलर्स में है। उस समय इनकी जो वेल्थ थी, इनकी जो संपत्ति थी, वो केवल 31,000 करोड़ रुपया थी, ये 6 लोगों की। आज 55 लोगों की संपत्ति मिलके 11,35,000 करोड़ हो गई है। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि भारत का जो जीडीपी है वो 90 लाख करोड़ है। तो 90 लाख करोड़ हमारे देश का पूरा पैसा है,
और उसमें 11,35,000 करोड़ रुपया ये केवल 55 लोगों के पास है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि 15 साल के अंदर ये कौन सा अर्थशास्त्र है जिसमें 50 लोगों के पास 11 लाख करोड़ जो है वो ऐड होता है, और भारत का चाहे किसान हो, आदिवासी हो, दलित हो, श्रमिक हो, मजदूर हो, उसके जेब में जो है वो 100 रुपया भी नहीं रहता। ये किस तरह का अर्थशास्त्र मनमोहन सिंह और मोंटेक सिंह आलूवालिया लेकर आए देश के अंदर? तो इसलिए भारत के अंदर जो बेसिक समस्या है, क्या बेसिक समस्या है? कास्ट बेस्ड सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, जाति के आधार पर सामाजिक आर्थिक विषमता, यह भारत की बेसिक प्रॉब्लम है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन की अगर बात करूं तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने एक किताब लिखा है, अनसर्टेन ग्लोरी, इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्रडिक्शंस। अमर्त्य सेन जैसे अर्थशास्त्री ने पहली बार इस बात को फोकस किया है कि भारत के अंदर, भारत को अगर सही में विकसित राष्ट्र बनाना है, भारत को अगर दुनिया में सही में महान बनाना है, तो जब तक ये भारत के अंदर जो जाति आधारित सामाजिक आर्थिक विषमता है, जिसमें सबसे ज्यादा SC ST के लोग, DTNT के लोग, रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो पिछड़ गए इस देश में, जो गरीबी का शिकार है, जो कुपोषण का शिकार है, जिनके पास घर नहीं, शिक्षा नहीं, नौकरी नहीं, जब तक इस देश की जाति आधारित सामाजिक आर्थिक विषमता समाप्त नहीं की जाती, तब तक भारत एक डेवलप्ड नेशन नहीं हो सकता। इस बात के ऊपर प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने अपनी किताब में बहुत स्टैटिस्टिक्स के साथ में फोकस किया। तो सवाल ये उठता है कि भारत को अगर सही मायने में हमें डेवलप्ड नेशन बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है, तो फिर वो कौन सी विचारधारा है और कौन सी नीति है जिसके आधार पर यह हो सकता है? देश में 60 साल हुए, 3 तरह का आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है, 3 तरह का डिबेट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? कि गांधीवाद से यह हो सकता है, हिंदुत्ववाद से हो सकता है, समाजवाद से हो सकता है। अब ये रामदेव बाबा आ गए। रामदेव बाबा कहते हैं कि फॉरेन का पैसा इंडिया में लाया जाना चाहिए। बिल्कुल लाया जाना चाहिए, मैं भी कहता हूं लाया जाना चाहिए, लेकिन मैं रामदेव बाबा से ये कहना चाहता हूं कि जो देश के मंदिरों में 100 लाख करोड़ की संपत्ति जमा हो गई, उसका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया जाना चाहिए, और वो पैसा देश के शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार के लिए क्यों खर्चा नहीं किया जाना चाहिए? तो इस देश के अंदर में केजरीवाल जो है वो कहते हैं कि केवल करप्शन गवर्नमेंट सेक्टर में समाप्त होने से हो जाएगा, लेकिन केजरीवाल ये नहीं कहता है कि जो 5,27,000 करोड़ रुपया इस देश के जो व्यापारी, जो बड़े व्यापारी इस देश के हैं, मैं छोटे व्यापारियों की बात नहीं कर रहा हूं जो बेचारे दुकान लगा के अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जो देश के बड़े व्यापारी हैं, हर साल 5,27,000 करोड़ रुपया भारत से इलीगली व्यापार से बाहर जाता है। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी का रिपोर्ट है फोर्ड फाउंडेशन के साथ में, और इस मायने में इंडिया रशिया के बाद 2nd नंबर पर है। केजरीवाल कभी ये नहीं कहते कि प्राइवेट सेक्टर के करप्शन और मंदिरों में जो करप्शन है, एनजीओ में जो करप्शन है, उसको भी समाप्त करने के लिए लोकपाल बनाया जाना चाहिए। इस देश के SC ST DTNT OBC को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण मिलना चाहिए, जुडिशरी में आरक्षण मिलना चाहिए। इसके ऊपर केजरीवाल एक भी बात नहीं करते हैं। अरे ये भारत सरकार के सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्टर, जिनको आपने इस पार्लियामेंट से चुनकर भेजा है, इस देश के 12% भटके विमुक्त लोग, बंजारा, कैकाड़ी, वड्डर, पारदी, धीवर, 12% इस देश के भटके विमुक्त लोग हैं जिनके पास घर नहीं, रहने को जमीन नहीं, शिक्षा नहीं, रोजगार नहीं। 2005 में एक रिपोर्ट आई, 2007 में रिपोर्ट आई कि भाई इनके उत्थान के लिए किस तरह की नीति अडॉप्ट करनी चाहिए। हमने स्वयं DTNT का मैनिफेस्टो घोषित किया, भारत सरकार को सबमिट किया, प्लानिंग कमीशन को सबमिट किया। 2005 से 9 साल हो गए, लेकिन भारत सरकार के ये आपके मिनिस्टर ने आज तक जो है उस DTNT 12% लोगों के ऊपर कोई पॉलिसी बनाने के लिए
फॉरवर्डिंग नहीं किया और एक कमीशन बना लिया कि और 10 साल मरो। 2011 का सेंसस डिक्लेयर किया भारत सरकार ने, लेकिन 2000 के सेंसस में अभी तक SC/ST का, DT/NT, OBC का डेटा डिक्लेयर नहीं किया। और 12वां प्लान बन गया, 12th 5-year प्लान बन गया, और 12th 5-year प्लान बिना SC/ST के रिलीजियस माइनॉरिटीज के डेटा को कैलकुलेट किए बगैर बनाया गया, और किसी तरह की विशेष पॉलिसी नहीं बनाई गई जिस देश में कि इस देश के SC/ST, DT/NT, OBC और रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोगों का उद्धार हो सके। इस तरह की नीतियां इस देश में चल रही है। तो इसलिए हमें ठीक से समझना होगा। क्या समझना होगा? ठीक से हमें एक बात को समझना होगा कि अगर इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और मानवतावाद के आधार पर अगर भारत के समाज को मानवतावादी लोकतांत्रिक समाज बनाना है, अ ह्यूमेन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, और भारत को यदि प्रबुद्ध भारत बनाना है, नया भारत बनाना है, प्रबुद्ध भारत बनाना है, तो ये काम ना तो गांधीवाद से हो सकता है, ना हिंदुत्ववाद से हो सकता है, ना मार्क्सवाद से हो सकता है। ये काम केवल और केवल अंबेडकरवाद से हो सकता है। ये बात जो है बड़े स्पष्टता से मैं बोलता हूं, और इसलिए मोदी, राहुल गांधी और केजरीवाल को चैलेंज कर रहा हूं। वो कहते हैं कि मैं गुजरात का शेर हूं, यूपी के लोग संभाल नहीं सकते। यूपी के लोग शायद गुजरात के शेर को इसलिए नहीं संभाल सकते क्योंकि उनके रिंग मास्टर नागपुर में बैठे हुए हैं। यूपी के लोग शायद गुजरात के शेर को इसलिए नहीं संभाल सकते क्योंकि उनके रिंग मास्टर नागपुर में बैठे हैं, काली टोपी वाले। लेकिन उन काली टोपी के रिंग मास्टर के मास्टर अम्बेडकराइट लोग भी नागपुर में बैठे हुए हैं, इसलिए गुजरात के शेर से हमको डर नहीं लगता। और इसलिए मैं गुजरात के शेर हो, चाहे शेर हो या क्या हो, पता नहीं, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, वो तो बाद में पता चलेगा क्या है क्या नहीं है, लेकिन उनको चैलेंज कर रहा हूं नीति के आधार पर, विचारधारा के आधार पर। 2 साल पहले डिक्लेयर किया। अरे शर्म आना चाहिए बीजेपी को। 7 तारीख को चुनाव है, आज आप घोषणा पत्र भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। जो पार्टी इस देश के लोगों के आगे वो किस तरह की पॉलिसी बनाना चाहती है घोषित भी नहीं कर सकती। उनके बौद्धिक दिवालियापन के ऊपर में मुझे हंसी आती है कि क्या उनके अंदर इंटेलिजेंस है कि वो इस देश को चला सकते हैं। अगर चला सकते हैं तो कागज के ऊपर कम से कम लोगों को क्यों नहीं बताया कि किस तरह की पॉलिसी को आप लाना चाहते हो। कांग्रेस के लोग 26 तारीख को मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया, 7 तारीख को इलेक्शन है, और मैनिफेस्टो भी डिक्लेयर किया तो राहुल गांधी की तरह बच्चा मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया, जिस नीति के आधार पर भारत की पुनर्रचना नहीं हो सकती, भारत डेवलप नेशन नहीं बन सकता। तो इसलिए हमने पॉलिसी ऑफ अम्बेडकरिज्म बनाई है। क्या पॉलिसी ऑफ अम्बेडकरिज्म है? शॉर्ट में बताऊंगा, एक फॉर्मूले में बताऊंगा। बहुत बड़ी नीति है। देश की शिक्षा नीति कैसी हो, श्रमिक नीति कैसी हो, पर्यावरण नीति कैसी हो, महिलाओं की नीति कैसी हो, आदिवासी, DT/NT, OBC, रिलीजियस माइनॉरिटीज की नीति कैसी हो, भारत की आर्थिक नीति कैसी हो, भारत की डिफेंस पॉलिसी कैसी हो, भारत की फॉरेन पॉलिसी कैसी हो, ये तमाम पॉलिसीज को 2 साल पहले हमने डिक्लेयर किया। और ये घोषणा पत्र नहीं, ये नीति पत्र है, क्योंकि इसको हमने हमारे संविधान में बाउंडेड किया। तो क्या पॉलिसी ऑफ अम्बेडकरिज्म है? शॉर्ट में बताऊंगा, एक फार्मूले में समझाऊंगा। क्या करना पड़ेगा इस देश में अगर भारत की पुनर्रचना करना है। सारे लोगों को, अगर सारे लोगों के जीवन में बदलाव लाना है, जैसे यूरोप में आया। आज यूरोप के दुनिया के 48 देशों में गरीबी नाम की चीज नहीं है। वहां पर हर इंसान को एजुकेशन है, हाउसिंग है, सोशल सिक्योरिटी है, एम्प्लॉयमेंट है, उसका इनकम जो है दुनिया में श्रेष्ठ है। यूरोप का मॉडल को समझो, क्यों आया। भारत को क्या हम यूरोप जैसा नहीं बना सकते, अमेरिका जैसा नहीं बना सकते? बना सकते, उससे बेहतर बना सकते, प्रोवाइडेड
ब्राह्मणिकल नीति और यथास्थितिवादी नीति को समाप्त करना पड़ेगा देश से, अंबेडकराइट नीति को लाना पड़ेगा। क्या है पॉलिसी ऑफ अंबेडकरिज्म? कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, संवैधानिक लोकतंत्र, प्लस फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, यानी मूलभूत अधिकार, मानव अधिकार, प्लस रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शंस, आरक्षण और अफर्मेटिव एक्शन, प्लस इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी मेजर्स, समान संधि उपाय, प्लस स्पेशल प्रोटेक्शंस, विशेष संरक्षण, प्लस वेलफेयर स्टेट, डेवलपमेंटल स्टेट, कल्याणकारी राज्य, विकासशील राज्य, प्लस अंबेडकराइट इकोनॉमिक्स, अंबेडकराइट अर्थशास्त्र, प्लस इंडिविजुअल गुड, कॉमन गुड, पब्लिक गुड, यूनिवर्सल गुड, प्लस ह्यूमैनिज्म यानी मानवतावाद। ये नीति के आधार पर भारत को महान बनाया जा सकता है। क्या है शॉर्ट में बताऊंगा। संवैधानिक लोकतंत्र, हमारे भारत का संविधान जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, उसको पूरी तरह क्रियान्वित करना पड़ेगा और उसका विस्तार करना पड़ेगा। क्या विस्तार करना पड़ेगा? जो मानव अधिकारों को, जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार हैं, जिसको भारत ने, इंडियन स्टेट ने संयुक्त राष्ट्र में साइन किया कि भाई लोगों के सामाजिक अधिकार होने चाहिए, आर्थिक अधिकार होने चाहिए, सांस्कृतिक अधिकार होने चाहिए, कम्युनिटी राइट्स होना चाहिए, उनको भारत में मूलभूत अधिकार बनाना पड़ेगा। और लोकतंत्र, जो बाबा साहब अम्बेडकर जो पहले पॉलिटिकल फिलोसोफर है दुनिया के, जिन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक लोकतंत्र से हमें समाधानी नहीं होना चाहिए, हमें यह देखना चाहिए कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र ये राजनीतिक लोकतंत्र का आधार बने। यानी हमें केवल वन मैन वन वोट से सेटिस्फाइड नहीं होना है, हमें वन मैन वन वैल्यू को लाना है। एक मानव एक वोट नहीं, इसके आगे जाके एक मानव एक मूल्य को प्रस्थापित करना है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 8 डेमोक्रेसीज की संकल्पना दी, जिसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है, जिसमें श्रमिक लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है, संवैधानिक लोकतंत्र है और साथ साथ में नैतिक और बौद्धिक लोकतंत्र है, ये तमाम 8 लोकतंत्रों को हमें प्रस्थापित करना पड़ेगा देश के अंदर में, और संविधान को पूर्ण तरह क्रियान्वित करना पड़ेगा, उसका विस्तार करना पड़ेगा। मूलभूत अधिकार, मानव अधिकार, ऑलरेडी मैंने कहा कि मानव अधिकारों को मूलभूत अधिकार बनाना पड़ेगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक ह्यूमन राइट्स कोड बनाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक मानव अधिकारों का कोड बनाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस लगभग भारत में आज केवल दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है। केरला के व्यक्ति को 2.5 दिन लगता है दिल्ली जाने के लिए। क्या वो अपने मूलभूत अधिकारों के लिए दिल्ली जाएगा? जाते जाते बेचारे को हार्ट अटैक आ जाएगा। नागपुर, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी, अहमदाबाद, जम्मू कश्मीर के अंदर में श्रीनगर, इस तरह के जो भारत के वेरियस जो बड़ी सिटीज है, वहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बेंचेस बैठना चाहिए और मानव अधिकारों का एक कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बनाना पड़ेगा। और जजेस के अपॉइंटमेंट और रिमूवल के लिए नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाना पड़ेगा, जिसमें भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। केवल जजेस को अपॉइंट ना करे, भारत के तमाम लोग उस नेशनल जुडिशियल कमीशन में उनके प्रतिनिधि रहे, जजेस जुडिशरी के भी लोग रहे, गवर्नमेंट के भी लोग रहे, और फिर जजेस को जो है वो अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल प्रोसेस हो। दूसरा, आरक्षण और अफर्मेटिव एक्शन। अब समय आ गया है देश के अंदर कि आरक्षण को न्यायपालिका के अंदर और साथ में डिफेंस फोर्सेस के अंदर और वैज्ञानिक और टेक्निकल पोस्ट में लाना होगा, और केवल गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आरक्षण नहीं। अब समय आ गया है प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लाने का, क्योंकि भारत की 88% अर्थव्यवस्था प्राइवेट इन्होंने कर दी है, और प्राइवेट कंपनियों को जमीन, टैक्सेस में सब्सिडी, पानी, बिजली में सब्सिडी, ये सारा का सारा बजट से दिया जाता है। और इसलिए वो प्योरली प्राइवेट कंपनीज नहीं, वो पब्लिक एडेड प्राइवेट कंपनीज है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लाना पड़ेगा। और एपीआई ने, संघ एम्बस ने ये डिक्लेयर किया कि 2019 के अंदर अंदर हम इस देश में प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण को हासिल करने जा रहे हैं। इस बात का जो है हमने पहले डिक्लेरेशन किया।
इसके साथ समान संधि उपाय, जहां आरक्षण लागू नहीं होता, एक इंडेक्स बनाना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेशन एंड डेप्रिवेशन इंडेक्स, कि कौन से लोग कौन सी कम्युनिटी के साथ कितना भेदभाव हुआ, कितने पिछड़ गए हैं, और इक्वालिटी अटेनमेंट इंडेक्स, यानी हम जो नीति लागू कर रहे हैं उससे समानता कितनी आ रही है देश के अंदर में। एंड लैंड लेबर कैपिटल मार्केट्स में यह समान संधि उपाय को लागू करना पड़ेगा। आज बेचारे हाथ ठेले वाले हैं, इनको लोन की जरूरत है, इनको बिजनेस करने के लिए कुछ पैसे और एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत है, लेकिन इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं। भूमिहीन लोग हैं, लोगों के पास घर नहीं है, टीवी के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये तमाम ऐसे जो एरियाज है जिसको हम लैंड लेबर एंड कैपिटल मार्केट्स कहते हैं, वहां जहां आरक्षण लागू नहीं होता वहां समान संधि उपायों को लागू करना पड़ेगा। जैसे साउथ अफ्रीका में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, मलेशिया में हुआ, कनाडा में हुआ, यूके में हुआ, समान संधि उपायों को लाना पड़ेगा देश के अंदर में। इसके साथ स्पेशल प्रोटेक्शंस, विशेष संरक्षण, आदिवासियों की 5वीं और 6वीं सूची में संविधान ने जो अधिकार दिया आदिवासियों को, उसको पूर्णतः लागू करना होगा। और अगर आदिवासियों की जमीन पर सरकार अगर कोई कंपनी को परमिशन देती है खोलने के लिए, तो मार्केट वैल्यू से उसको प्राइस मिलना चाहिए और उसको मिडिल मैनेजमेंट के अंदर में नौकरी मिलना चाहिए कम से कम, और उस कंपनी के शेयर में आदिवासी को भागीदार बनाया जाना चाहिए। इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल इंप्लीमेंटेशन लॉ के माध्यम से देश में लाना पड़ेगा। स्पेशल प्रोटेक्शन, इसके साथ वेलफेयर स्टेट, डेवलपमेंटल स्टेट, कल्याणकारी राज्य, विकासशील राज्य। हमारा देश संविधान पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में निर्देशांक तत्वों में यह कहता है कि भारत का राज्य यह कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, यानी सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको रोजगार, सबको आवास, सबको सामाजिक सुरक्षा, यानी प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस एंड पेंशन। राज्य गवर्नमेंट होती किस लिए है? लोग राजनीति को गलत ढंग से ले रहे हैं। मैंने राजनीति को नया डेफिनेशन दिया है। आई एम द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया हु हैज रीडिफाइंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। राजनीति क्या है? राजनीति और कुछ ना होकर, राजनीति क्या है? राजनीति और कुछ ना होकर मानव कल्याण की नीति है। राजनीति और कुछ ना होकर मानव कल्याण की नीति है। और लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में नीति कल्याण की होनी चाहिए, वेलफेयर और वेलबींग की होना चाहिए। जो पार्टियां, सरकारें और लीडर्स देश के आधे से ज्यादा लोगों को गरीब रखते हैं, असाक्षर रखते हैं, खुले में शौच के लिए छोड़ते हैं, घर नहीं है, हेल्थ, आज प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं नहीं है। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में इलाज होता है पूरी दुनिया में। भारत के अंदर प्राइवेट मेडिकल के अंदर में लोग जो है वो, इंसान के पास पैसा नहीं है तो वो मर जाएगा, इस तरह की कंडीशन है इंडिया के अंदर में। तो सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको रोजगार, सबको घर, सबको सामाजिक सुरक्षा, ये कल्याणकारी नीति है। भारत का जो स्टेट है, वेलफेयर स्टेट जो है, वो वेलफेयर स्टेट जो 60 सालों में, 65 सालों में संविधान में लिखा होने के बावजूद इस देश में इन लोगों ने नहीं बनाया। भारत के राज्य को वेलफेयर स्टेट बनाना पड़ेगा, वेलफेयर स्टेट, डेवलपमेंटल स्टेट। उसके साथ अम्बेडकराइट अर्थशास्त्र, इस देश में अम्बेडकराइट अर्थशास्त्र को लागू करना है। इन्हें क्या करना होगा? भारत में पैसा कहां से आएगा? केवल फॉरेन के लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाने से भारत में पैसा नहीं आएगा। आज वो पैसा लगाएंगे, कल पैसा लेकर चले जाएंगे, आपका पैसा डूब जाएगा। कुछ लोग ब्रोकर जो बैठे हैं बंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर, ज्यादातर गुजराती है, वो लोग पैसा बना लेंगे, लेकिन भारत के लोगों का पैसा जो है वो डूब जाएगा। तो भारत के अंदर अगर पैसा बढ़ाना है तो क्या करना होगा? भारत के अंदर अगर पैसा बढ़ाना है तो 3 चीजें, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। बाबा साहब अम्बेडकर भारत के पहले अर्थशास्त्री है। बहुत सारे लोगों को शायद इस बात की जानकारी नहीं कि मूलतः बाबा साहब अम्बेडकर एक अर्थशास्त्री थे, बाद में वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर पहले इंटेलेक्चुअल है भारत के, जिन्होंने कहा कि अगर भारत की गरीबी को समाप्त करना है तो क्या करना होगा। तो बाबा साहब कहते हैं कि एग्रीकल्चर को
खेती को इंडस्ट्री बनाना होगा, भारत में औद्योगिकरण करना होगा, भारत का बैलेंस शहरीकरण करना होगा और भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लाना होगा। गांधी जी जब कह रहे थे कि मशीन आएगी तो आदमी बेरोजगार हो जाएगा, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मशीन लाना पड़ेगा, इंडस्ट्री लाना पड़ेगा, तब गरीबी जाएगी, बेरोजगारी जाएगी देश की। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था गांधी एज इज द डार्क एज ऑफ इंडिया, यानी गांधी युग ये अंधेरा युग है। गांधी के विचारों से भारत का उद्धार नहीं हो सकता। बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहले रेमेडी दी। तो कृषि को उद्योग बनाना पड़ेगा। आज किसान 2,90,000 किसानों ने पिछले 20 सालों के अंदर सुसाइड किया। 15 करोड़ किसानों ने खेती छोड़ दी, 1.5 करोड़ किसानों ने खेती छोड़ दी देश के अंदर में। एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री बनाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग चाइना से सीखो। हम बेच रहे, मोबाइल बेच रहे, अरे घर घर में महिलाएं चाइना के अंदर में मोबाइल बना रही है, टॉयज बना रही है, क्या नहीं बन रहा है। अब तो तरबूज भी चाइना से आने लग गया, वो भी हम नहीं बना सकते। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लाना पड़ेगा और भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक भारत में हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा, तांत्रिक शिक्षा 90% से ऊपर लोगों को नहीं मिलती। आज 85% लोग उच्च शिक्षित नहीं, वैज्ञानिक शिक्षा नहीं, तांत्रिक शिक्षा नहीं, इसलिए हमारा स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसलिए हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं बढ़ रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना पड़ेगा, सर्विस सेक्टर को मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके भारत का जीडीपी चाइना से आगे जाएगा। ये पहली बात। दूसरी बात क्या करनी होगी? दूसरी बात करनी होगी, क्या करनी होगी? टैक्सेशन सिस्टम को बदलना होगा। क्या टैक्सेशन सिस्टम बदलना होगा कि भारत में जिसको पुनर्वितरित कर प्रणाली कहते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूटिव टैक्सेशन, वो लाना पड़ेगा। वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, ट्रांजैक्शन टैक्स, टेम्पल प्रॉपर्टी टैक्स, ग्रीन टैक्स, यानी जिन लोगों के पास ज्यादा संपत्ति है, बहुत ज्यादा संपत्ति 1 करोड़ और उसके आगे, उनके ऊपर रिडिस्ट्रीब्यूटिव टैक्सेशन लगाना पड़ेगा। शेयर मार्केट पे टैक्सेशन लगाना पड़ेगा, मंदिरों की संपत्ति पे टैक्सेशन लगाना पड़ेगा। इस तरह की विशेष कर प्रणाली लगाकर बजट के अंदर में जो पिछड़ गए लोग, जो भेदभाव हो गया है, उनके डेवलपमेंट के लिए उसको खर्चा करना पड़ेगा। रिडिस्ट्रीब्यूटिव टैक्सेशन एंड रिडिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंडिचर जिसको कहते हैं, वो भारत में लाना पड़ेगा। ये रामदेव बाबा जी के रेमेडी से होने वाला नहीं। कहते टैक्स हटा दो, केवल बैंक के ऊपर में जो है 2% ले लो। अरे रामदेव बाबा को यही नहीं मालूम, आधे लोगों के पास बैंक अकाउंट ही नहीं है देश के अंदर में। और 2% अमीर को लगेगा तो अमीर को भी 2%, गरीब को भी 2%। ये रिग्रेसिव टैक्सेशन है। ये रामदेव बाबा और अन्ना हजारे की डिग्री कौन से स्कूल से हुई, इसको चेक करने की जरूरत है। ऐसी ऐसी बात बताते योगा से सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा रामदेव बाबा को, अरे यार योगा से सब ठीक हो जाता है तो यार अपनी आंख मारना तो बंद कर लो। अरे जो खेती के अंदर में मेहनत करते हैं, जंगलों में आदिवासी है, खेत के अंदर जो ओबीसी खेती कर रहा है, उसको योगा की क्या जरूरत है? जो लोग दिन भर चेयर में बैठते हैं उसको शायद जरूरत हो। अरे वो तो योगा से बड़ी एक्सरसाइज सुबह से लेकर शाम तक कर रहा है। पता नहीं है कहां से थेरी लेकर आते हैं रामदेव बाबा, पता नहीं। उनके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आज सब्जेक्ट नीति का है। तो इस तरह का रिडिस्ट्रीब्यूटिव टैक्सेशन एंड रिडिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंडिचर का लाना पड़ेगा। और तीसरा, फॉरेन का पैसा भारत में लाना पड़ेगा। हवाला अकाउंट जो बाहर जा रहा है उसको बंद करना पड़ेगा। ये ट्रेड से जो पैसा व्यापार से बाहर जा रहा है उसको भी जो है वो बंद करना पड़ेगा। उसके लिए स्पेशल इंस्टीट्यूशन बनानी पड़ेगी, पॉलिसी बनानी पड़ेगी, लॉ बनानी पड़ेगी और मंदिरों की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास और सामाजिक सुरक्षा के लिए उसका नियोजन करना पड़ेगा। अगर भारत में इस तरह की अर्थव्यवस्था लागू कर दी जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था ये चाइना से आगे चली जाएगी और हमको किसी से लोन लेने की जरूरत नहीं, हम लोन देने वाला राष्ट्र बन जाएंगे। इस तरह के अम्बेडकराइट अर्थशास्त्र को लागू करना और साथ में इंडिविजुअल गुड, कॉमन गुड, पब्लिक गुड, यूनिवर्सल गुड। अगर बुद्ध की पाली भाषा में कहूं तो बुद्ध की पाली भाषा में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सब्बे सत्ता सुखी होन तू
भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। हर व्यक्ति का कल्याण हो, हर कम्युनिटी का कल्याण हो, पूरी मानवता का कल्याण हो। अरे विश्व में कहा जहां भी जीवित प्राणी है उनका भी कल्याण हो, इस तरह की नीति होना चाहिए। ये बताने वाले पहले कोई विवेकानंद नहीं, कोई वेद नहीं, बुद्ध वो महामानव है दुनिया के जिन्होंने इस तरह की नीति को बताया। अरे हमको ये वेद और शास्त्र पढ़ा के क्या करेंगे, जिन्होंने जाति और धर्म को बनाया। आरएसएस को और भागवत को बुद्ध और बाबा साहब से सीखने की जरूरत है। उनके पास कोई चीज नहीं इस देश का पुनर्निर्माण करने के लिए। और ये सारा काम मानवतावाद के आधार पे हो, ह्यूमैनिज्म के आधार पे हो। इस तरह की नीति अगर लागू कर दी जाए तो मैं समझता हूं कि भारत 10 साल में दुनिया के पहले 10 देशों में आ जाएगा। और 5 साल 15 साल ये नीति लागू कर दी जाए तो इंडिया नंबर 1 नंबर 2 कंट्री बन जाएगा। और ये नीति अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया देश की पहली पार्टी है जिसने ड्राफ्ट की, 2 साल पहले डिक्लेयर किया। हमारे इंटरनेट के ऊपर इसको जो है वो डिक्लेयर किया, प्रेस काउंसिल को दिया, बार काउंसिल को दिया, बिजनेस चैंबर्स को दिया, वेरियस सामाजिक राजनीतिक संगठनों को दिया। आज तक कोई इस नीति को चैलेंज नहीं कर पाया और कोई नहीं बोल पाया कि ये इससे बेहतर नीति भारत में किसी के पास है। इसलिए अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया, आज कितने वोट होंगे सीट छोड़ दो, लेकिन सिद्धांत और नीति के मामले में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया से बेस्ट पार्टी देश के अंदर में नहीं है। ये बात जो है मैं ओपनली आप लोगों से बोलना चाहता हूं। और साथ में जाते जाते, क्योंकि हम संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं, बोलने के लिए बहुत कुछ है और बोलते रहेंगे, काम करते रहेंगे, लेकिन जाते जाते हमको संविधान को फॉलो करना है, कानून को फॉलो करना है। मुझे बताया गया परमिशन 9 सवा 9 बजे तक है, इसलिए समाप्त कर रहा हूं। आखिरी एक बात बता रहा हूं, आज देश के लगभग 7 राज्यों से 50 मेंबर पार्लियामेंट हमने लड़ा है। केवल रामटेक में नहीं लड़ रहे रिजर्व सीट पर, महाराष्ट्र में 16 सीटों पर लड़वाया है, छत्तीसगढ़ में लड़वा, उड़ीसा में लड़वा, मध्य प्रदेश में लड़वा रहे, राजस्थान में लड़वा रहे, थोड़ा झारखंड में लड़वा रहे। लगभग 6 से 7 राज्यों में 50 सीटों का अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया कंटेस्ट करा रही है और उड़ीसा के विधानसभा के चुनाव को भी कंटेस्ट करा रही है। लेकिन अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने लोकसभा चुनाव के पहले 5 दिन का ट्रेनिंग दिया, लोगों को 5 दिन का ट्रेनिंग दिया, किसी को भी टिकट बगैर ट्रेनिंग के नहीं दिया, पहले ट्रेनिंग दिया, अच्छे लोगों को, चरित्रवान और नीतिवान लोगों को जो है वो ट्रेनिंग दी और बाद में टिकट दी। और इसलिए विजय मानकर की तो छोड़ो, वो तो मोदी, राहुल गांधी और केजरीवाल मुझसे भागते रहेंगे, कभी ना कभी पकड़ में आएंगे, नहीं आएंगे तो मेरे वेबसाइट पर है। अब भारत में पूरे दुनिया के लोग बोलने, चर्चा चालू कर दिए हैं कि यार विजय मानकर ने इतना बड़ा चैलेंज नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी और केजरीवाल को दिया, ये तीनों ये चैलेंज एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? क्या वो विजय मानकर से डरते हैं? ये मैं नहीं कर रहा हूं, दुनिया के लोग इंटरनेट के ऊपर बोल रहे हैं। तो इसलिए टेलीविजन वाले दिखाए या नहीं दिखाए उससे फर्क नहीं पड़ता। ये टेलीविजन वालों के ऊपर भी लॉ बनाने की जरूरत है, वो करना पड़ेगा देश के अंदर। आज उनके ऊपर ज्यादा नहीं बोलता हूं मैं, लेकिन विजय मानकर की बात छोड़ो, मैं तो देश और दुनिया में ये बात बोलता हूं और ओपनली कहता हूं कि मानवतावाद के सिद्धांत और नीति पर अम्बेडकरिज्म से बेस्ट अगर कुछ हो तो विजय मानकर अथॉरिटी आज अम्बेडकरिज्म पर आकर कोई भी डिस्कस कर ले, मैं तैयार हूं देश के अंदर, मेरी बात छोड़ो। लेकिन जिन लोगों को हमने टिकट ट्रेनिंग दिया, ये रामटेक की मैडम है, खड़े हो जाओ, विद्या विमटे मैडम, अच्छे से देख लो, एक स्त्री को दिया है। लोग कितना स्त्रियों को देते हैं नहीं मालूम। ये हमारे नागपुर के कैंडिडेट है, डॉक्टर है, डॉक्टर प्रदीप नगराज है, चैलेंज कर रहा हूं, ये आपके जितने भी खड़े हैं ना इलेक्शन में, एक काम करो, एक स्टेज पे सबको बुला लो। कोई मिनिस्टर होगा या कोई मिनिस्टर बनना चाहता होगा, कोई मिनिस्टर रहेगा या नहीं रहेगा ये मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि कांग्रेस देश में हार रही है और बीजेपी जीत नहीं रही है। सरकार बनाने के लिए 100 सीटें कम लग रही है, इसलिए लोग कहते हैं कि अब की बार मोदी सरकार जरूर बनेगी, लेकिन वह कहां बनेगी मालूम है आपको? केवल टेलीविजन में। मोदी की सरकार बनेगी लेकिन कहां बनेगी? केवल टेलीविजन में। इसलिए कोई इस मुखालफत में ना रहे कि वो बहुत जीत रहा है। कांग्रेस हार रही है, बीजेपी जीत नहीं रही है, इस देश में 100 सीटें कम पड़ रही है। ये प्रेडिक्शन मेरा है। चैनल का सर्वे एक तरफ, विजय मानकर का सर्वे एक तरफ। मैं पहला व्यक्ति हूं बराक ओबामा राष्ट्रपति बनेगा ये बताने वाला, अम्बेडकरिज्म के साइंस के आधार पर। लेकिन सरकार किसकी बनेगी? जिसके पास 272 होगा तो बनेगी। ये कोई प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं हो रहा, हम अपने मेंबर पार्लियामेंट चुन रहे, और जिसके पास
सांसद होंगे 272 वो गवर्नमेंट बनाएगा। अगर एक आदमी का चेहरा बताकर अगर कह रहे कि भाई इसके आधार पे गवर्नमेंट बना लो, इसका मतलब बीजेपी के पास वो 272 एमपी नहीं जो देश को गाइड कर सकते, लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उनके पास 272 लोग नहीं है, इसलिए एक आदमी का चेहरा बता रहे हैं, और वो चेहरा भी 3D में बता रहे। मैंने आपको 4D बता दिया उस चेहरे का, वो 3D में बता रहे। मैंने चौथा डायमेंशन बता दिया गुजरात का, ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं चैलेंज कर रहा हूं जो भी होंगे मिनिस्टर होंगे यहां पर, कल रहेंगे नहीं रहेंगे, डेमोक्रेसी का इशू है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। और जितने भी कैंडिडेट हैं सब लोगों को बुलाओ रामटेक के अंदर एक स्टेज के ऊपर, और सबसे संविधान, कानून और नीति और इस देश के लोगों की कैसे उद्धार किया जा सकता है, देश को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता, इसके ऊपर व्यू ले लो। मैं चैलेंज से कहता हूं कि विद्या भिमटे मैडम से बेस्ट कैंडिडेट इस रामटेक के पार्लियामेंट के अंदर आपको नजर नहीं आएगा। ये ओपन चैलेंज मैं कर रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ माय कैंडिडेट्स, क्योंकि मैंने उनको ट्रेनिंग दिया। इसलिए केवल फोटो दिखा लेने से, पैसा लगा के गाड़ियों घुमा लेने से लोकतंत्र पूरा नहीं होता। लोकतंत्र पूरा होता है सही सिद्धांत, सही नीति, सही कार्यक्रम, सही प्रतिनिधित्व और सही नेतृत्व के आधार पर। मैं ये मानता हूं कि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया बेस्ट है इस देश के अंदर। ये हम लोगों ने इनको ट्रेनिंग दिया है, ये देश की सेवा कर सकते, लोगों की सेवा कर सकते हैं और भारत को प्रबुद्ध भारत बना सकते हैं। आप लोगों ने, भारत के नागरिकों ने, मेरे देशवासियों ने मेरी बात को बड़ी गंभीरता से सुना। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप सोच विचार करके अपने वोट का जो है वो अधिकार एक्सरसाइज करें। पैसों में या गलत बातों में अपने वोट को ना बेचे। दुनिया के अंदर 250-300 साल लगे वोटिंग राइट के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल 5 साल के अंदर इंडिया में हमको वोट का अधिकार दिलाया संविधान में। हमें अपने वोट के अधिकार को सही मायने में इस्तेमाल करना है। जिसकी नीति मानवतावादी है, जिसकी विचार मानवतावादी है, जिसकी नीति मानव उत्थान और मानव क्रांति की है, ऐसे पार्टी और ऐसे विचार वाले लोगों को वोट करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के कोड सिंबल पर भिमटे मैडम को और नागपुर वाले जो लोग होंगे वो नगराडे सर को जो है वो बड़ी मात्रा में वोट देकर जो है यहाँ से चुना कर भेजेंगे और रामटेक के लोगों को ये मौका देंगे। आप जिताएंगे तो बहुत अच्छा, नहीं जिताएंगे तो भी ये यहाँ पर काम करेंगे। और मैं अपील करता हूँ कि इन लोगों को गंभीरता से आप विचार करें और एपीआई के कोड सिंबल के ऊपर वोट करके इन्हें भारी मात्रा में जिता कर भेजे। जय भीम, जय फुले, जय प्रबुद्ध भारत। जय भीम का नारा गूंजेगा दुनिया के कोने कोने में, जय भीम का नारा गूंजेगा दुनिया के कोने कोने में, जय भीम का नारा गूंजेगा दुनिया के कोने कोने में। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा आपका काम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा आपका काम रहेगा।